हमारा एक क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC इज एसेंशियल। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, केमिकल लुमिनेंस एंड रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो ये फोटोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट आंसर बताने से अच्छा हम इसको थोड़ा ईजी वे में समझते हैं। लेट्स सी, है ना। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो किस रीज़न से हो रही है, वो किसी विजिबल लाइट और किसी यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल था, उसने यूवी लाइट और विजिबल लाइट को एब्जॉर्व किया और कोई केमिकल रिएक्शन होने लग गई, तो वो फोटो केमिस्ट्री या फोटो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। फोटो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। एक्चुअली जो टॉपिक है ये फोटो केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, अगर एक मॉलिक्यूल ने एक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, कोई भी रेडिएशन भले वो विजिबल लाइट का हो, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब किया और उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। ठीक है, तो उसकी एनर्जी के लिए हमारे पास एक फार्मूला दे ही रखा है। बेसिक सा फार्मूला है E=h न्यू, जहाँ पर न्यू की वैल्यू c/λ होती है, तो हम न्यू की जगह c/λ रखेंगे। तो यहाँ इस फार्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि अगर एनर्जी बढ़ती है दैट इज वेवलेंथ कम है। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, अगर सामने होता तो एनर्जी के साथ में वेवलेंथ भी बढ़ती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, मैंने इसकी वैल्यू भी लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम हमारे ये तो इंट्रोडक्शन का टॉपिक था, मेन टॉपिक पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन नंबर यू ऑलरेडी नो कि जो इवन नंबर होता है 2, 4, 6 इस टाइप से। तो इवन नंबर होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहेंगे, पेयर में ही रहेंगे। ठीक है, तो इनकी ये जो स्टेट कहलाती है, ये सिंगलेट स्टेट कहलाती है, इसको हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड इन यूवी और विजिबल रीजन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो एक्साइटेड होकर क्या करेगा, वो एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर जाएगा। कि फॉर एग्जांपल आप मानो कि यहाँ इस लाइन पर कोई एक मॉलिक्यूल था, उसने एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, तो वो दूसरे ऑर्बिटल में, बड़े ऑर्बिटल में चला जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा बेसिकली होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर अकर्स प्रमोशन। एक तरीके से वो एक्साइटेड होकर दूसरे हायर लेवल के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में गया, तो हम उसको एक तरीके से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का भाई प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो ये प्रमोशन कैसे होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से उसका प्रमोशन होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक। ठीक है, तो ये प्रमोशंस उसके इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के प्रमोशन जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 4 टाइप्स के ही एक्साइटेशंस देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में चले जाए, ऐसा अल्केन्स में होता है। एन का मतलब यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उससे सिग्मा स्टार में जाएगा, ऐसा ऑक्सीजन नाइट्रोजन में होता है। नेक्स्ट है पाई से वो सिग्मा स्टार में जा सकता है, ऐसा अल्कीन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एस्टर्स में होता है। और नॉन बॉन्डिंग से वो पाई स्टार में जा सकता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन और एस्टर्स में ऐसा होता है। देखो, ये तो एक बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेन टॉपिक तो अब स्टार्ट होगा, ये तो सब आपको मेन टॉपिक समझने के लिए इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पर आपको S0 दिख रहा है, ठीक है, S0 ग्राउंड स्टेट होती है, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट। इसको S दैट इज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। मैंने अभी बताया था सिंगलेट स्टेट क्या होती है। सिंगलेट स्टेट वो होती है जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। ठीक है, तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट को S0 से रिप्रेजेंट किया है। S1 उसका एक्साइटेड स्टेट है, ये ऊपर लेवल पे आपको दिख रहा है। S2 भी एक्साइटेड स्टेट है और S3 भी एक्साइटेड स्टेट है। तो मैंने यहाँ पर सिंगलेट के एक्साइटेड स्टेट्स को लिखा है। अब यहाँ नीचे अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर ऑर्बिटल्स में, हायर स्टेट में जा सकता है। तो अगर वो कम एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा वो S1 में जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब करिए तो S2 में, और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो S3 पे भी जा सकता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, वहाँ से वो लौट भी तो सकता है ना भाई, जा रहा है वो एनर्जी को लेकर वो बड़े स्टेट पे जा सकता है।
ठीक है, पर एनर्जी को वो रिलीज़ करके एनर्जी को निकाल कर वो लोअर स्टेट में भी तो वापस आ सकता है, ग्राउंड स्टेट में वापस भी तो आ सकता है। तो आपको जो सीधा सा रास्ता दिख रहा है, जिस सीधे से रास्ते से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ये इंटरनल कन्वर्जन होता है। ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ तक मैंने इंटरनल कन्वर्जन लिखा है, यहाँ तक भी मैंने इंटरनल कन्वर्जन लिखा है, लेकिन मैंने नीचे फ्लोरोसेंस लिखा है, यहाँ पर मैंने इंटरनल कन्वर्जन नहीं लिखा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर हायर लेवल पर कोई भी मॉलिक्यूल है, S3 पर है, ठीक है, अगर वो S3 पर है और वो अगर एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, एनर्जी को एनवायरनमेंट में दे देता है, तो वो S2 में आ सकता है। ठीक है, और अगर वो S2 में है तब भी वो एनवायरनमेंट में एनर्जी को दे देता है, तो वो S1 में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर तो आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने एनर्जी का रिलीज़ का बोला, उसने एनवायरनमेंट में एनर्जी को दिया है, बट फ्लोरोसेंस में ऐसा नहीं होता है। वो एनवायरनमेंट में एनर्जी नहीं देता है, वो एनवायरनमेंट में हीट नहीं देता है जितना वो इन दोनों में हीट दे रहा था। एनवायरनमेंट में एनर्जी देने का क्लियर मतलब है एनवायरनमेंट में हीट रिलीज़ करना। तो फ्लोरोसेंस में वो क्या करता है, फ्लोरोसेंस में वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में निकालता है, लाइट रेडिएशन। तो इंटर कन्वर्जन्स में वो तो हीट को रिलीज़ करता है और फ्लोरोसेंस में वो लाइट के रेडिएशंस को निकालता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। ओके, अब जैसे सिमिलर, जैसे मैंने यहाँ पर S1 S2 S3 बताया, यहाँ पर T1 T2 और T3 होते हैं। ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स। यहाँ पर जैसे इंटरनल कन्वर्जन होता है, सेम टू सेम यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मतलब यहाँ से आपको S2 में दिख रहा है, S2 से वो जंप करके T2 में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो S1 में है, इलेक्ट्रॉन S1 से जंप करके T1 में आ सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि S0 पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको T वाले सेक्शन में जाना है, तो वो डायरेक्ट जा नहीं सकता, उसको सबसे पहले S1 S2 या S3 में जाना पड़ेगा और वहाँ से वो जंप करके T2 या T1 में आ सकता है। ठीक है, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तो आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है कि वो एक S2 से T2 में आ गया या S1 से T1 में आ गया। अब यहाँ पर भी फॉस्फोरेसेंस की बात करें, ठीक है, तो फॉस्फोरेसेंस में वो लाइट के फोटॉन्स को रिलीज़ करता है। वो T1 से जब रिटर्न S0 पे आएगा तो वो लाइट के फोटॉन्स को रिलीज़ करेगा। तो इंटर कन्वर्जन के अंदर उसने हीट रिलीज़ करी थी, फ्लोरोसेंस में उसने लाइट के रेडिएशन को सिक्रीट करा था, यहाँ पर उसने लाइट के फोटॉन्स को सिक्रीट करा है। ठीक है, तो अब इसकी हम थ्योरी वगैरह देख लेते हैं। हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम आपको शो किया है, ये जेबलॉन्स्की डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी टर्म्स लिखी हुई हैं जो मैंने अभी बोल के बताई हैं आपको। जो इंटरनल कन्वर्जन होता है उसको शॉर्ट में IC भी कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को शॉर्ट में ISC भी कहते हैं। ठीक है, अब इन सभी स्टेट्स को थोड़ा शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंगलेट स्टेट होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ द करेक्ट एनर्जी अकर्स विदाउट स्पिन इंटरवर्जन। मतलब ये जो सिंगलेट स्टेट होती है, सिंगलेट स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, सिंगलेट स्टेट पर अगर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, S1 पर जा रहा है, S2 पे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उनका कोई भी स्पिन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, स्पिन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इसी का उल्टा है, अगर वो T1 T2 में जाता है तो उसकी स्पिन में चेंज आ जाता है। अगर स्पिन में चेंज नहीं आया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहेंगे और उनका स्पिन भी चेंज नहीं होगा। तो इसे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये फोटोफिजिकल प्रोसेस का है, जिसको फेट ऑफ फोटो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ऐसे हम ट्रिपलेट स्टेट के बारे में देखते हैं। ट्रिपलेट स्टेट में जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके स्पिन में चेंज हो जाएगा, और स्पिन में अगर चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉन सब अनपेयर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में और छोटी मोटी डिटेल्स है। डायरेक्ट एक्साइटेशन ऑफ S0 टू ट्रिपलेट स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने आपको भी बताया था कि अगर S0 से किसी को डायरेक्ट T वाले ट्रिपलेट स्टेट में जाना है तो वो डायरेक्ट नहीं जा पाता है, उसे सबसे पहले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से होके जाना पड़ेगा।
ठीक है। जो ट्रिपलेट स्टेट होती है ये बहुत स्टेबल होती है, ठीक है, इसमें एनर्जी भी कम होती है और ये स्टेबल होती है। जो सिंगलेट स्टेट्स होती है ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं टूटती है, जबकि ट्रिपलेट स्टेट अपने 3 मैग्नेटिक फील्ड्स की एनर्जी स्टेट के अंदर ब्रेक होती है। ये कुछ कॉमन से पॉइंट्स है, ठीक है, मेन पॉइंट्स मैंने बता ही दिए हैं। अब एनर्जी कैस्केड क्या है? एनर्जी कैस्केड सुनकर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। इसको डायग्राम से समझते हैं। एनर्जी कैस्केड भी आपको सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। मानो कि S0 से कोई इलेक्ट्रॉन S1, S2, S3 में जा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर गया है, मॉलिक्यूल के ऊपर जाते टाइम वो काफ़ी बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, नेबरिंग अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल से टकराता हुआ जाता है, ठीक है। और टकराते हुए जब वो अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल से टकराते हुए जाता है तो 10⁻13 से 10⁻11 सेकेंड्स में उस इलेक्ट्रॉन को वापस आना होता है। कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर गया एनर्जी को अब्जॉर्ब करके, वो आसपास बाकी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ही सही ना, और जब वो बाकी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है उसकी एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। और एनर्जी लॉस की वजह से वो वापस रिटर्न आ गया, भाई वो गया और उल्टे पाँव वापस लौट के आ गया टकरा टकरा के, ठीक है। तो जब उसकी एनर्जी लॉस हुई है, उसने अपनी एनर्जी को एनवायरनमेंट में जो भेजा है वो उसकी एनर्जी कैस्केड कहलाता है। वो उसकी एनर्जी लॉस हो गई है, एनर्जी कैस्केड कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब कितना इंटरेस्टिंग हो गया, वो गया ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके और एनर्जी को लॉस करके वो रिटर्न आ गया, और वो भी कितनी जल्दी रिटर्न आ गया, 10⁻13 से 10⁻11 सेकेंड्स के अंदर। तो इसे ही एनर्जी कैस्केड कहा है। अब इंटरनल कन्वर्जन्स मैंने अभी आपको समझा दिया, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है। इसमें बहुत सारे फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस के चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आता है। फ्लोरेसेंस भी मैंने अभी आपको पूरा समझा दिया। इसका मेन टाइमिंग देख लो, 10⁻9 सेकेंड्स होता है। ये प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, पर इसका होना स्लो होता है, ठीक है। मतलब इस प्रोसेस के होने के चांसेस बहुत स्लो है, पर अगर ये प्रोसेस हो गई तो इलेक्ट्रॉन जो रिटर्न आएगा, इलेक्ट्रॉन जो रिटर्न नीचे वापस लौट के आए वो बहुत ही फास्ट आएगा, ठीक है। और इसमें जो भी रेडिएशंस निकलती है वो हायर वेवलेंथ की, बड़े वेवलेंथ की होती है। अब फॉस्फोरेसेंस की बात करते हैं। इसमें हमने बता ही दिया था कि फोटॉन्स ऑफ लाइट होते हैं। इसका टाइम देखो 10⁻⁴ मिनट्स, और जबकि ऊपर हमने टाइम लिखा था 10⁻⁹ सेकेंड्स। मतलब फ्लोरेसेंस ज़्यादा फास्ट होगी ना, क्योंकि 10⁻⁹ सेकेंड्स उसने लिए हैं, और ये तो स्लो प्रोसेस होगा क्योंकि उसने मिनट्स का टाइम लिया, 10⁻⁴ मिनट्स लिए हैं, ठीक है। ये लेकिन स्टेबल होती है, ओके। और एक और आप देख सकते हैं, जो जैसे यहाँ पर वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ थी, तो फॉस्फोरेसेंस के अंदर लोअर वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज होती है। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा और एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।